हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। दोस्तों, इससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बार वीडियो आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों सारे आपके बन जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जरूर जुड़ जाएँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर लेना, सारे नोट्स और PDF वगैरह आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान ये बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, इसको दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 3 पार्ट में। ठीक है, इसका पार्ट 1 आज डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 कल, और दोस्तों पार्ट 3 इसका परसों डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 दिन में आपकी बॉटनी पूरी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, तो दोस्तों स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। पादपों के अध्ययन को ही वनस्पति विज्ञान दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, इसके जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। इनका एग्जाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किन को बोला जाता है, तो दोस्तों थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, पौधों में एक दोस्तों घटना पाई जाती है जिसके माध्यम से दोस्तों वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है आपका प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। ठीक है, इतना सा आप यहाँ पर समझ के चलें। दोस्तों, प्रकाश के माध्यम से दोस्तों पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा और। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की थोड़ी सी आपकी जो है इक्वेशन आप थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। इस स्लाइड पे देखिए, जो पादप सेल होती है दोस्तों, प्लांट्स की जो दोस्तों सेल होती है, उसमें 2 चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। एक होता है आपका सेल वॉल और एक होता है दोस्तों आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ह्यूमन की दोस्तों कोशिका होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति उसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल जो होती है दोस्तों उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दोस्तों वो कौन सी पाई जाती है, आपकी कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, और जो उसके अंदर एक लेयर पाई जाती है दोस्तों उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। दोस्तों, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है दोस्तों, प्रोटेक्शन प्रदान करना। ठीक है, एक्स्ट्रा सनलाइट से बचाना, धूप से बचाना। ठीक है, तो दोस्तों ये उसका कार्य होता है। देखिए यहाँ पर इक्वेशन लिखी गई है आपकी दोस्तों उसकी प्रकाश संश्लेषण की। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों जल मिलकर क्या करते हैं, प्रकाश के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों क्लोरोफिल जो है दोस्तों आपका शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट इसको बोला जाता है दोस्तों। शुगर एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, और दोस्तों जल और प्लस ऑक्सीजन का दोस्तों इसमें निर्माण होता है। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है दोस्तों। ये मेन जो आपकी इक्वेशन होती है दोस्तों, ये कहाँ पर हो रही होती है, ये दोस्तों आपकी ये वाली इक्वेशन कहाँ पर हो रही होती है, क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों पाई जाती है। ठीक है, सेल का जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों, एक पार्ट पाया जाता है सेल में, प्लांट सेल में, उसमें इक्वेशन देखने को आपको मिलती है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को आपका किचन ऑफ सेल भी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मेन फूड का निर्माण हो रहा है पूरे पेड़ के लिए वो कहाँ पर हो रहा है दोस्तों, सेल के क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, इसीलिए इसको दोस्तों किचन ऑफ सेल भी बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किचन ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो दोस्तों प्लांट सेल में अगर आपसे पूछें तो क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको और डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं अभी। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों। पौधे अपना खाना दृश्य प्रकाश के द्वारा दोस्तों बनाते हैं। ठीक है, पौधे अपना खाना सबसे ज़्यादा किस प्रकार के रंग में बनाते हैं, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उनका प्लांट अपना फूड बनाते हैं दोस्तों वो वाइट प्रकाश में दोस्तों बनाते हैं, वाइट लाइट में बनाते हैं। ठीक है, उससे कम दोस्तों आपका रेड में, और दोस्तों सबसे कम आपका वो ब्लू कलर के प्रकाश में बनाते हैं। ठीक है, ये 3 यहाँ पर दोस्तों जो कलर लिखे गए हैं ये डिक्रीज मोड में यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में बनाएंगे, वाइट में, उससे कम रेड में और उससे कम ब्लू में। दोस्तों अगर मैं बात करूँ पौधे सबसे कम खाना किस रंग के प्रकाश में बनाते हैं, तो वो होता है दोस्तों ग्रीन। क्यों दोस्तों, देखिए जब मैंने आपके साथ दोस्तों आई डिस्कस किया था, आँख मानव नेत्र जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कोई भी वस्तु हमें उस कलर की दिखाई देती है दोस्तों जिसको वो
जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। तो जो पत्ते होते हैं दोस्तों, पेड़ के पत्ते होते हैं, उनका कलर आपको कैसा दिखाई देता है आपको दोस्तों? डार्क ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है, ग्रीन दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो सनलाइट पड़ती है आपकी लीफ पर, प्लांट्स की लीफ पर, तो वो हर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल किसको छोड़ के? ग्रीन को छोड़ के, ठीक है। इसीलिए दोस्तों वो ग्रीन को क्या करता है? वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जो हमारी आंखों में पहुंचता है। इसीलिए हमें लीफ किस कलर की दिखाई देती है दोस्तों? ग्रीन कलर की हमें नजर आती है, ठीक है। तो दोस्तों जब ग्रीन कलर का जो प्रकाश है लीफ में एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों सबसे कम जो भोजन है वो किस लाइट में बनाएगा दोस्तों? किस कलर के प्रकाश में बनाएगा? ग्रीन कलर के प्रकाश में वो बनाएगा, ठीक है। इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए सनलाइट जो होती है आपकी वाइट प्रकाश जिसको बोला जाता है दोस्तों, श्वेत प्रकाश, उसमें आपके 7 कलर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस आपको याद रखना है, एक वर्ड इसको बोल सकते हैं आप, विबग्योर, ठीक है। वी फॉर दोस्तों वोयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड, ठीक है। ये दोस्तों इनकी वेव्स भी यहाँ पर लिखी गई हैं, इनको भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक जिसको हिंदी में बोला जाता है हरित लवक, ठीक है। देखिए ये जो 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको इनको याद नहीं रखना है, ना इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसका मुख्य कार्य प्रकाश को अवशोषित करना है। हरित लवक में मुख्यतः 3 लवक पाए जाते हैं। इनको आप दोस्तों अगर आप इतना सा भी अगर याद रखना चाहते हैं आप, तो दोस्तों बस इतना सा याद रख लेना कि जो 3 लवक पाए जाते हैं हरित लवक में, वो होते हैं दोस्तों क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और दोस्तों आपका कैरोटीनॉइड, ठीक है। इतना आपको याद रखना है बस। क्लोरोफिल ग्रीन, येलो और ऑरेंज को अवशोषित नहीं करता है, इतनी से आपको बात याद रखनी है, ठीक है। पौधों को हरा रंग किसके कारण मिलता है दोस्तों? ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट के कारण मिलता है, ठीक है। थोड़े से और पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। पौधों का रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण दोस्तों कैसा होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। क्लोरोफिल किस धातु से बना होता है दोस्तों? क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। आपको याद रखना है। अगर दोस्तों किसी पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो दोस्तों उसमें कौन सा रोग हो जाता है? उस पौधे में क्लोरोसिस नाम का रोग उसमें हो जाता है। तो दोस्तों क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? आपका मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। इतना आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम एक पावर हाउस की तरह काम करता है। मैग्नीशियम के बिना क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सौर ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों आपका मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पीपल और तुलसी के पौधे रात में भी अपना भोजन बना सकते हैं, ठीक है। पीपल और तुलसी रात के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, जिसे क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म CAM कहा जाता है, ठीक है। ये नाम आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं पादपों में तत्वों का परिवहन, ठीक है। देखिए दोस्तों जो भोजन बनता है आपका प्रकाश संश्लेषण के बाद, तो दोस्तों उसको पूरे के पूरे पेड़ में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है दोस्तों, वो कौन करता है? ठीक है, नीचे जड़ से दोस्तों आपका जो जल आ रहा है, खनिज आ रहे हैं ज़मीन से दोस्तों ऊपर तक, वो पूरे पेड़ की दोस्तों जो ग्रोथ के लिए उसको इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहिए होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है दोस्तों, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। ठीक है, देखिए ज़मीन में जहाँ पर ये आपकी जड़ें फैली होती हैं नीचे, यहाँ से दोस्तों आपका जल और आपका मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन पूरे पेड़ में कौन करता है दोस्तों, जाइलम करता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो पत्तियों में इसकी दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भोजन बनता है उसको पूरे पेड़ तक लाने में, नीचे तक लाने में, जड़ों तक पहुँचाने में उस भोजन को कौन कार्य करता है दोस्तों, आपका फ्लोएम। ठीक है, फूड को फ्लोएम, आप इसको याद रख सकते हैं, F फॉर फूड और F फॉर फ्लोएम। ठीक है, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों, आपका फ्लोएम के द्वारा, और जल और मिनरल्स का जो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों, आपका जाइलम के द्वारा। J फॉर जल और J फॉर जाइलम। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिक आपकी एक अच्छी सी बन जाएगी, आप इसको याद रख लेना। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, पादपों में वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों कई टाइप से पौधों में दोस्तों आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, जो
नीचे से ज़मीन से जो दोस्तों जड़ों के द्वारा पानी ऊपर तक लाया जाता है उसका वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। उसका वाष्प बन के वो हवा में उड़ जाता है। वाष्पोत्सर्जन पादप के माध्यम से जल के आवागमन की प्रक्रिया है जिसमें इसके पत्तों, तनों, फूलों और वायवीय भागों से वाष्पीकरण होता है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखे गए हैं। देखिए 3 टाइप यहाँ पर मेन दिए गए हैं। एक होता है दोस्तों आपका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में तब से बोल रहा हूँ दोस्तों, सॉरी इसके लिए। ट्रांसपिरेशन अलग चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन अलग चीज़ है, ठीक है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन दोस्तों जो होता है आपका स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों आपकी पत्ती में स्टोमेटा पाए जाते हैं, थोड़े छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं दोस्तों, हिंदी में इनको बोला जाता है रंध्र, ठीक है। थोड़े छोटे छोटे से बिल्कुल बहुत माइनर से दोस्तों छोटे छोटे होल पाए जाते हैं जिनसे वाष्प बन के पानी हवा में उड़ता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन या फिर रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। एक होता है आपका दोस्तों आपका लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, तने की दरारें लेंटिकल से होता है, इससे 2.7 वाष्पोत्सर्जन होता है, 2.7%, ठीक है। देखिए 97% आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा है दोस्तों, वो किसके द्वारा हो रहा है, आपका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है, ठीक है। एक देखिए आपने देखा होगा पत्तियों पे कोई मोम सा जम जाता है किसी पेड़ की पत्तियों पे, ठीक है। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन इसको बोला जाता है। क्यूटिकल्स पत्तियों के ऊपर मोम के तरह जमे होते हैं, इनसे लगभग 0.3% वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। बहुत कम इनसे वाष्पोत्सर्जन होता है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपको प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में दोस्तों, पादप का वर्गीकरण अगर हम करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले पादपों को 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका दोस्तों क्रिप्टोगेम यानी कि अपुष्पोद्भिद, और दूसरा होता है आपका दोस्तों फेनोरोगेम या फिर पुष्पोद्भिद, ठीक है। अपुष्पोद्भिद दोस्तों किसको बोला जाता है, आपका जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, और पुष्पोद्भिद पादप किसको बोला जाता है, जिसमें फूल पाए जाते हैं, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। अपुष्पोद्भिद दोस्तों जो पौधे होते हैं उनको आप और आगे 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका दोस्तों थैलोफाइटा, एक होता है आपका ब्रायोफाइटा, एक होता है आपको टेरिडोफाइटा, ठीक है। इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप केवल इनके जो वर्गीकरण है उसको आप समझ के चलिए, ठीक है। पुष्पोद्भिद को भी हम आगे 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। एक होता है आपका अनावर्त बीजी दोस्तों, जिसके बीज के ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म या फिर अनावर्त बीजी, आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं। और दूसरा होता है आपका दोस्तों आवर्त बीजी या फिर एंजियोस्पर्म, जिसके बीज के ऊपर दोस्तों कवरिंग पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं आवर्त बीजी या फिर एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको एंजियोस्पर्म या फिर आवर्त बीजी, इसको भी आगे 2 टाइप में और डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों आपका एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट, और दूसरा होता है आपका दोस्तों द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट, ठीक है। देखिए इनमें जो बीज पाए जाते हैं दोस्तों, एक होता है आपका कोटिलीडन, एक होता है आपका द्विकोटिलीडन, ठीक है। अभी देखिए और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप 3 पार्ट देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे फ्लावर यानी कि पुष्प के बारे में, तो दोस्तों पादप का प्रजनन अंग किसको बोला जाता है, आपका पुष्प को बोला जाता है या फिर फूल को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, एंथोलॉजी इसको बोला जाता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फूलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, आपका एंथोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। पुष्प जनन संरचना है जो पादपों मैग्नोलियोफाइटा प्रकार एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में पाई जाती है क्योंकि वो क्या होते हैं दोस्तों, पुष्पोद्भिद उनको बोला जाता है। एक फूल की जैविक क्रिया यह है कि वह पुरुष शुक्राणु और मादा बीजाणु के संघ के लिए मध्यस्थता करे, ठीक है। ये काम होता है आपका फूल का। आगे देखिए और डिस्कस करते हैं फूल के बारे में। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं एक ही चित्र में, आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद दोस्तों इसके एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे अलग अलग करके इसको, ठीक है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा मोटा सा आपको बता के चलूँ दोस्तों, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर पेडिकल, ठीक है। ये होती हैं आपकी दोस्तों पखुड़ियाँ, ठीक है, पंखुड़ियाँ। और दोस्तों इसको हम बोलते हैं सीपल या फिर कैलिक्स, ठीक है। ये आपके ग्रीन कलर की ऐसे निकल रही हैं, इसको हम बोलते हैं सीपल या फिर कैलिक्स, ठीक है। देखिए पेटल्स यानी कि आपकी पंखुड़ियों के पूरे झुंड को क्या बोला जाता है, कोरोला बोला जाता है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। ये होता है आपका दोस्तों ओवेरी या फिर अंडाशय, ठीक है। ये होता है आपका दोस्तों स्टाइल यानी कि वर्तिका, ये होता है आपका दोस्तों स्टिग्मा, ठीक है। अंडाशय मैंने आपको बता दिया दोस्तों ये वाला होता है। अब देखिए ये वाला पार्ट आपका पूरा होता है, ये मादा भाग होता है, ये वाला बीच वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो आपका इधर राइट में 2 ये निकल रहे हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मेल पार्ट, ठीक है।
थोड़ा सा और मैं देखिए आपको इसको मैं बता देता हूँ। ओव्यूल दोस्तों, इसके अंदर ये छोटे छोटे जो दाने टाइप के पाए जा रहे हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल या फिर बीजांड। ठीक है, यहाँ पर आपके सीड यानी कि बीज पाए जाते हैं इस जगह पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ इतने से पार्ट को, तो ये देखिए यहाँ पर अलग से दिया गया है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्टेमन। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है पुंकेसर। ठीक है, मेल पार्ट इसको बोला जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पुष्प में मेल भाग यानी कि नर भाग दोस्तों कौन सा होता है, आपका स्टेमन होता है या फिर पुंकेसर आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका एंथर, ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों आपके क्या पाए जाते हैं, परागकोश यानी कि परागकोश इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक एक पार्ट के बारे में इसके अलग अलग डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप देखिए इस वाली स्लाइड में अगर आप देखेंगे मेल और फीमेल पार्ट दोस्तों अलग अलग करके यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपसे मेल पार्ट के बारे में दोस्तों, ये होता है आपका दोस्तों इसका स्ट्रक्चर, ये वाला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, एंथर इसको बोलते हैं, परागकोश इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, स्टेमन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, पुंकेसर बोलते हैं। और दोस्तों तंतु इसको फिलामेंट को बोलते हैं। ठीक है, बस इतना सा आपको इसमें याद रखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फीमेल पार्ट यानी कि मादा जननांग के बारे में, तो दोस्तों ये पूरा जो बीच वाला पार्ट मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था, तो ये वो होता है आपका फीमेल पार्ट। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये बीच में दोस्तों होती है आपकी ओवेरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे दोस्तों गोल गोल टाइप आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों बीजांड। और बीच वाला ये पार्ट दोस्तों बोला जाता है आपका स्टाइल। ठीक है, और ये वाला ऊपर वाला पार्ट आपका बोला जाता है दोस्तों स्टिग्मा। ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल इसको बोलते हैं। इस तरीके से इसको हिंदी में बोला जाता है। स्टिग्मा को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्तिकाग्र, स्टाइल को वर्तिका और ओवेरी को अंडाशय। ठीक है, बस ये पार्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों, और मेल और फीमेल के अलग अलग आपको याद रखने हैं। एग्जाम में एक यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनता ही बनता है, इसको आप बहुत ध्यान से देख के चलना। ठीक है, अब देखिए ये तो वही वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। अब देखिए एक होता है दोस्तों आपका पोलिनेशन यानी कि परागण। दोस्तों जब आपके परागकोश परागकण आपके दोस्तों स्टिग्मा यानी कि यहाँ पर आकर दोस्तों किसी भी टाइप से अगर यहाँ पर आते हैं इस जगह पे, तो दोस्तों क्या होता है, आपका जो ओवरी है दोस्तों वो पक जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपके फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है, ये पूरा दोस्तों ये जो परागण होता है कई टाइप से हो सकता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पढ़ो आप दोस्तों पहले। परागण पादप के नर भाग से पादप के मादा भाग में पराग का स्थानांतरण है, जो बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है, जो अक्सर किसी जानवर या हवा द्वारा होता है। अलग अलग दोस्तों टाइप से हो सकता है, अलग अलग सारे जितने भी टाइप हैं दोस्तों सारे हम डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे आपकी दोस्तों ये तो हो गया आपका फीमेल वाला पार्ट, ये वाला बीच वाला मैं अभी मैंने आपको बताया था। ये जो इधर निकल रहे हैं दोस्तों ये वाले होते हैं आपके नर पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों जैसे एक आपकी कोई मधुमक्खी आती है और वो आके यहाँ पर बैठती है मेल पार्ट पे। ठीक है, तो उसके पंजों पे दोस्तों क्या लग जाते हैं, आपके परागकोश लग जाते हैं। ठीक है, जब ये उड़ के दोस्तों इस पर फिर दोबारा उसी फूल या फिर किसी और फूल पे दोस्तों मादा वाले पार्ट पे बैठती है, तो स्टिग्मा में क्या कर देती है दोस्तों, परागकण को छोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद ये परागकण क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आते हैं बीच में ओवेरी तक, और दोस्तों यहाँ पर ओवेरी के बीच में आने के बाद क्या होता है, ओवेरी को पका देते हैं, जिससे आपके दोस्तों क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। और फ्रूट के बीच में से फिर क्या निकलते हैं दोस्तों, बीज भी उनसे बनते हैं। ठीक है, तो ये परागण का दोस्तों जो है थोड़ा सा वो है मेथड कैसे होता है। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं। और अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेल्फ पोलिनेशन या फिर स्वपरागण इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, इसको भी आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है आपका गीतोनोगैमी। ठीक है, एक ही पुष्प में स्वपरागण उसको हम बोलते हैं दोस्तों ऑटोगैमी। ठीक है, एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य स्वपरागण इसको हम बोलते हैं दोस्तों गीतोनोगैमी। ठीक है, आई थिंक आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे दोस्तों ऑटोगैमी किसको बोला जाता है। देखिए एक ही फूल के एक ही स्टिग्मा पर उसी पुष्प के दोस्तों आपके परागकण जब दोस्तों चले जाते हैं, यानी कि आपका जो रिप्रोडक्शन का जो पूरा सिस्टम है दोस्तों वो एक फूल के अंदर ही हो जाए, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। और दोस्तों जब एक ही प्लांट के दो फूलों के बीच आपका परागण होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं गीतोनोगैमी। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। स्वपरागण परागण का एक रूप है जिसमें एक ही पादप से पराग उसी के पुष्प के वर्तिकाग्र फूलों वाले पौधों में या बीजांड जिम्नोस्पर्म में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अब देखिए दूसरा होता है आपका दोस्तों पुष्प या फिर क्रॉस पोलिनेशन जिसको बोला जाता है एलोगेमी। ठीक है,
क्रॉस परागण जिसे एलोगेमी भी कहा जाता है तब होता है जब पराग एक फूल के पुंकेसर से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के एक फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों इस बार क्या हो रहा है, आपका दो अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है, अलग अलग दोनों पे फूल हैं, और दोस्तों एक प्लांट से परागण दूसरे प्लांट वाले फूल में हो रहा है, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं आपका क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, बस इतना सा सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको किताबी लैंग्वेज में याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए परागण दोस्तों क्या होता है आपका, थोड़ा सा और इसमें लिखा गया है इसके बारे में। परागण जैविक या अजैविक हो सकता है। ठीक है, ओके। पराग को एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित करने के लिए जैविक परागण जीवित परागकणों परागण करने वाले जीवों पर निर्भर करता है। अजैविक परागण जैसे हवा हो गया, आपका पानी हो गया, या फिर बारिश हो गई दोस्तों, अगर इनके माध्यम से आपका परागण यानी कि पोलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं अजैविक परागण। लगभग 80% एंजियोस्पर्म जैविक परागण पर निर्भर करते हैं दोस्तों, जानवरों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब अगर मैं देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ अजैविक परागण के बारे में। दोस्तों अलग अलग टाइप से जो परागण होते हैं अजैविक वाले, उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम कैसे दिया जाता है, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूँ दोस्तों, अगर जल द्वारा परागण आपका हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम दोस्तों हाइड्रोफिली। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत ध्यान से आप देख के चलना इसको। अगर हवा द्वारा दोस्तों परागण होता है तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, और आगे देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों कीड़ों द्वारा परागण होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। पक्षियों द्वारा परागण होता है तो दोस्तों ऑर्निथोफिली। ठीक है, एक एक चीज़ आपको याद करके चलनी। अब देखिए दोस्तों जैविक परागण अगर मैं बात करता हूँ, क्रिप्टोफिली किसको बोला जाता है, चमगादड़ों द्वारा अगर परागण हो रहा है तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोरोफिली। अगर दोस्तों घोंगे द्वारा परागण हो रहा है तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं मेलाकोफिली। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप सब कुछ देखिए, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। चींटियों द्वारा परागण होता है तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं मर्मेकोफिली। सांपों द्वारा पोलिनेशन होता है तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं ओपियोफिली। ठीक है, अब देखिए पुष्प जो हैं दोस्तों आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है आपका दोस्तों यूनिसेक्सुअल और एक होता है आपका बाइसेक्सुअल। ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी पौधों के बीच पुष्पों के बीच मुख्य अंतर यह है कि एक लिंगी पुष्पों नारियल के फूल, पपीता, तरबूज, खीरा, मक्का आदि में अलग अलग नर और मादा प्रजनन अंग नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि द्विलिंगी पुष्पों जैसे लिली, गुलाब, सूरजमुखी, ट्यूलिप, डैफोडिल, सरसों, बैंगन आदि में एक ही फूल में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है दोस्तों पहला पार्ट। ठीक है, कल हम इसका करेंगे डिस्कस दूसरा पार्ट। आई थिंक दोस्तों मैंने आपके डाउट्स जो हैं थोड़े बहुत क्लियर किए होंगे। ठीक है, दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। दोस्तों चैनल पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत की जा रही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।